नमस्कार, आप भारत न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं नक्सली घटनाओं की जो लगातार हमारे देश के लिए चिंता का सबक बनी हुई थी। लेकिन हाल ही में मारा गया माड़वी हिडम्बा जो नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर था। उसके बाद माना जा रहा है कि नक्सली ताबूत में गड़ी आखिरी कील भी अब उखाड़ दी गई है। तो उसकी मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि नक्सली घटनाओं में अब कमी आएगी और यहाँ तक कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हम हमारी खास मेहमान से हम चर्चा करें, इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के साथ में रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से 2014 के बाद इस सरकार ने नक्सलियों को खत्म करने, मुख्यधारा में लाने और आम लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरीके से बड़े कदम उठाए हैं। 2014 से 2024 के बीच में जो नक्सली घटनाएं हैं उसके अंतर्गत 53% की कटौती हुई है, कमी आई है। वहीं 576 पुलिस के बूथ, चौकियां, थाने नक्सली इलाकों में सरकार ने ओपन करें ताकि आम लोगों की सुरक्षा हो सके। वहीं 126 जिले जो नक्सल प्रभावित थे, अब उनकी संख्या घटकर 18 हो गई है। अक्टूबर 2025 में 1225 नक्सलियों ने सरेंडर करा है। वहीं 270 नक्सली सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारे गए हैं जो मुख्यधारा में नहीं आना चाहते थे। वहीं सुरक्षा कर्मी की मौत के आंकड़े में 53% की कमी हुई है। वहीं नक्सली घटनाओं में मरने वाले आम लोगों की मृत्यु में भी 70% की कमी आई है। नक्सलियों ने बात करें महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के आम लोगों को बड़ा प्रताड़ित करा। उन्होंने वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं बनने दिए। मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे नक्सल हिंसा से पीड़ित लोगों से मिला हूँ। मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने लैंड माइन पे पैर रख दिया, ब्लास्ट हो गया, उसके पैर छूट गए, बच्चे के आंखें चले गई। ऐसे बहुत तबाही के निशान हम देखते हैं कि नक्सलियों ने बड़े जख्म दिए हैं। और वो बात करते हैं जंगल को बचाने की, जमीन को बचाने की, लेकिन उन्होंने विकास वहां तक नहीं पहुंचने दिया जहां आम लोग जो पीड़ित है, दबे कुचले हैं, उन लोगों तक विकास नहीं पहुंचने दिया। हमारे साथ कमल नयन चौबे सर है। आप सर झारखंड पुलिस के डीजीपी रहे हैं, आपने खुद का इतना लंबा आपका पुलिस का करियर रहा है सर। जैसे कि माना जा रहा है कि सर माड़वी हिडम्बा मारा गया, उसके लिए कहा जा रहा है कि अब नक्सलवाद खत्म की तरफ है। क्या आपको लगता है ये खत्म हो जाएगा जो डेडलाइन सरकार ने दी है 2026? मुझे बिल्कुल लगता है कि अब जो नक्सलवाद की समस्या है वो अब जड़ मूल से खत्म होने वाली है। सरकार ने जो डेडलाइन दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। सरकार विभिन्न राज्यों में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के बारे में उनको जानकारी, उसमें क्या प्रगति हो रही है इसके बारे में मालूम है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इन तरह के ऑपरेशंस के चलने में वो ये है कि सरकार अपनी सोच में कितनी क्लियर है जी और अपने निर्णय पर कितनी दृढ़ है। तो जहाँ तक एंटी नक्सल ऑपरेशन के बारे में जो एक वैचारिक तौर पर जो एक क्लैरिटी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है कि सरकार बहुत क्लियर है। दूसरी चीज़ है कि सरकार में कितनी वो एक आत्मविश्वास है, सरकार में कितना एक संकल्प है कि इसको जड़ मूल से नष्ट करना है। तो उसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि इसको समूल खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। इसलिए मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि जो डेडलाइन सरकार ने सोचा है वो उस समय तक समाप्त हो जाना चाहिए। सर माड़वी हिडम्बा मारा गया, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा उसके घर गए, उसकी माँ से वो मिले और उसकी माँ से रिक्वेस्ट करी कि माड़वी हिडम्बा मुख्य धारा में आ जाए, लेकिन वो 6 लोगों के साथ मारा गया। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि सरकार ने उसको मौका नहीं दिया सरेंडर करने का। और जब उसकी शव यात्रा निकल रही थी, कुछ बयान आए कि सरकार ने जानबूझकर बाकी लोगों को छोड़ दिया, उसको मारा है। देखिए, ऐसा है कि ये अपील कि जो लोग नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं वो एक्टिव मेंबर हैं, ओवरग्राउंड सपोर्टर हैं, नक्सलियों को जो रसद सामग्री, हथियार, गोली बारूद सप्लाई करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े हुए हैं। सरकार की लगातार अपील है कि आप उसको छोड़िए, मुख्य धारा में शामिल होइए
और देश के निर्माण में और देश की प्रगति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये व्यक्ति विशेष को बुला बुला कर नहीं कहा जाता है। सारे नक्सलियों को ये कहा जाता है कि आप जिस आंदोलन से जुड़े हुए हैं आप उसको छोड़िए, आइए, आप क्यों गए, सरकार उसकी समीक्षा करेगी, आपकी जो परेशानी है, जो आपकी पीड़ा है, दर्द है, उसको सरकार सुनेगी, समझेगी और उसका निवारण किया जाए। लेकिन अगर आप एक तरफ सरकार के इस अपील को ठुकराते हैं और दूसरी तरफ ठुकराने के बाद आप वही पुराने हिंसा का वातावरण तैयार करते हैं, तो सरकार ड्यूटी बाउंड है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सरकार ड्यूटी बाउंड है कि संविधान की रक्षा की जाए, सरकार ड्यूटी बाउंड है कि जो आम आदमी है जी उसको उसकी व्यक्तिगत जिंदगी की, उसकी संपत्ति की सुरक्षा हो सके। अगर आप रास्ते में आएंगे और बात नहीं मानेंगे और पुलिस पर अटैक करेंगे, एम्बुश करेंगे, लैंडलाइन लगाएंगे, तो सर नहीं चाहते हुए पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं है कि आपको न्यूट्रलाइज किया जाए। माडवी हिडम्मा के बारे में इस बात से आप सोच सकते हैं कि वो कितना खतरनाक नक्सली था। 2010 में छत्तीसगढ़ में पुलिस पे, सुरक्षा कर्मियों पे हमला हुआ जिसमें 76 जवानों की जान गई। उसमें माना जा रहा है कि 1000 नक्सलियों ने घेर कर सुरक्षा कर्मियों को मारा। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि नक्सलियों के पास आज LMG, SLR, AK-47 बड़े आधुनिक हथियार है, जैसे कि हमारी मिलिट्री के पास में। ये आधुनिक हथियारों की पहुंच उन तक कैसे पहुंची है? क्या इस बीच में कोई सिंडिकेट होता है जो नक्सलियों की मदद कर रहा होता है? क्या सरकार के लोग ही नक्सलियों की मदद कर रहे होते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, सरकार तो कभी मदद नहीं करती है। और एक चीज अच्छी बात है कि नक्सलिज्म एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें सरकारें चाहे जिस पार्टियों की भी हों, उन्होंने इस पे कड़ा रुख ही रखा है। आंध्र प्रदेश से आप शुरू करिए तो आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा इसका शुरुआती दौर में भयंकर रूप था, बंगाल में था, चारू मजुमदार और नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ है। तो वहां पर भी सरकार ने और बाद में उड़ीसा, रायपुर, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, जहां जहां ये रेड कॉरिडोर जिसको कहते हैं, सभी सरकारों ने अपने तरफ से कोशिश की है कि इस पर नियंत्रण किया जाए। तो सरकार वेपन देती होगी और गोला बारूद देती होगी, ये तो मैं नहीं मानता हूँ। कम से कम मेरा तजुर्बा बिल्कुल नहीं रहा है कि सरकार ने इसमें कोई भी ढिलाई की हो। रही बात कि ये वेपन तो फिर आते कहाँ से, तो तय बात है कि एक आर्म स्मगलिंग का एक सिंडिकेट है, दूसरे देशों से भी आता है, कई मार्गों से होता हुआ आता है, जो सीमाओं से आता है। उस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पूरी कोशिश होती है कि इस तरह की चीजों को रोका जाए। देश के अंदर आने पर हर एक राज्य की पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि ये नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद मतलब कभी कभी इनके पास वेपन आ जाता है और धीरे धीरे नक्सलवाद पिछले 25, 30, 35 सालों का ये है। तो इतने सालों से आप धीरे धीरे जमा करेंगे तो आपके पास वेपन आ जाते हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि आप झारखंड में DG पे रहे। झारखंड भी नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्य रहा है। आपके खुद के एक्सपीरियंस, नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? क्या कुछ नक्सलियों को आप मुख्य धारा में लाने के लिए आपने उनके परिजनों से बात करी? कितनी उसमें आपको सफलता मिली? जो आपका कार्यकाल रहा एज अ DGP, जो नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए आपने कदम उठाया, उसका स्मरण। देखिए, जब मैं DGP झारखंड का बना उस समय झारखंड में काफी हद तक पुराने हमारे जो पुलिस महानिदेशक थे और उनके अंतर्गत जो भी टीम थी, जितने वरीय पदाधिकारी थे, जो भी पुलिस के अन्य पदाधिकारी, जवान, हमारे सब इंस्पेक्टर, जो उनका काडर हो, जितने भी लोग हैं, वो झारखंड की पुलिस और भारत सरकार की जो CAPF है, जिसमें मुख्यतः CRP रहती है। लेकिन वहां पर जहां तक मुझे याद आ रहा है ITBP के भी फोर्स थी, SSB की भी फोर्स थी। तो इन सबों ने मिलकर जो एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उसमें काफी हद तक उनको सफलता मिली। एक समय था जब झारखंड के 2/3 जिले पूरी तरह से इनकी चपेट में थे। हमारे बनने तक काफी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे जिले थे जो इससे आक्रांत थे। हमारे आने तक एक परेशानी ये थी कि वो उन जगहों में छिपे हुए थे जो सामान्यतः इनएक्सेसिबल हैं, जहां जाना संभव नहीं है। जहां तक जाना संभव तो वहां तो उनके जो जिसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव का क्षेत्र, वो तो घट गया था। तो जैसे लातेहार में बूढ़ा पहाड़ है, ट्राई जंक्शन है,
चाईबासा, इधर खूंटी और सरायकेला वाला, ऐसे इलाकों में पार्श्वनाथ की जगह है, कुछ इलाके संथाल परगना के थे, तो वो बहुत दुरूह और दुर्गम है और वहां पर दो तरह की परेशानी होती है। वो लोग लैंडमाइन लगाए रहते हैं और कई लेवल पे लैंडमाइन लगाते हैं। फिर वहां एम्बुश का बहुत खतरा होता है, इसलिए धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन धीरे धीरे और एक बहुत रियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। और तरीका सिंपल सा ये होता है कि आज आपके पास ये इलाका है, यहाँ तक आप हैं, यहाँ से यहाँ, इसके पीछे आपने सारे नक्सलियों को कंट्रोल किया, अब उसके आगे आप टेंट बनाइए, वो क्लियर करिए। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं उस तरह से वो कार्रवाई होती रही वहां पे। और जो उनके मेरा जो एक इम्पोर्टेंट जो मेरी सोच थी वो ये थी कि जो ओवरग्राउंड सपोर्टर हैं, जो जमीन के ऊपर जो उनके सपोर्टर हैं, चाहे वो साजो सामान भेजते हो, खाने की रसद भेजते हो, या जो उनको उनके आइडियोलॉजिकल सपोर्ट में खड़े हों। कुछ एनजीओ हैं जो वो करते थे, जो कुछ मीडिया के लोग तो जो करते थे, तो उनको भी ये समझाने की कोशिश की जाए, जैसे भी वो समझ सकते हैं, कि इसमें कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी पेड़ की टहनी को काटिए और उसके जड़ में पानी और खाद देते रहिए, तो फिर वो कुछ बहुत फायदा नहीं होता है। इसलिए जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं, जो आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स हैं, उनको भी सरकार के पक्ष को बताने के लिए और उनसे दूर करने की कोशिश की जाती है। आप सबों को तो एनकाउंटर में नहीं वो मारे जा सकते हैं, क्योंकि वो पेन लेके नहीं चलते हैं जी। और मैं ये मानता हूं कि किसी हद तक नक्सलवाद के जो सिद्धांत हैं वो अपने आप में हथियार है जी। वो विचारधारा भी एक हथियार है, तो आपको विचारधारा से ही उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सभी चीजों का फैसला गोली बंदूक से नहीं होता। तो ये कोशिश रहती थी कि उस तरह की एक शुरुआत की जाए। लेकिन मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और झारखंड के लोगों की तरफ से मैं अनुग्रहित हूं अपने पुराने वरीय पदाधिकारियों से और झारखंड पुलिस की पूरी टीम और सीआरपीएफ और भारत सरकार के फौज की। उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 15-20 साल, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सर, जो नक्सलियों का हम मॉड्यूल देखते हैं, तो नक्सली सिर्फ जंगलों में नहीं, शहरों में भी है, जिनको हम अर्बन नक्सल्स के रूप में जानते हैं। उनकी सीधे तार नक्सलियों से जुड़े हुए हैं। वो छात्रों को भी पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी उस तरीके का बनाना चाहते हैं। ऐसे कुछ प्रोफेसर्स को पूर्व में ड्यू से गिरफ्तार भी करा गया था। जो अर्बन नक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, क्या आपको लगता है? ये जैसा कि मैंने कहा कि जो एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट होता है, जो उनके सिद्धांत है उसके लिए जो सपोर्ट होता है, उसके बारे में लेकिन मेरा ये विचार है कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए जी। विचारों की आजादी और इस तरह के जो विध्वंसक विचार हैं जी, उनका जुड़ाव जो संविधान के खिलाफ है, जो न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका के खिलाफ है जी, तो उन दोनों के बीच में एक फर्क निकालना चाहिए। सर, एक बड़ा सवाल जो हम पहले देखा करते थे, सुना करते थे, कि हमारे भारत की नक्सलियों का डायरेक्ट संबंध श्रीलंका के जो लिट्टे के ग्रुप है उनके साथ में रहा। लिट्टे तो अब नहीं है, लेकिन क्या और वैसे संगठन श्रीलंका में चल रहे हैं जहां से हथियार मिल रहे हैं, ऐसा कुछ आपको अभी? नहीं, मुझे इसके बारे में, लिट्टे के बारे में मुझे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। और अन्य देशों से अगर सब ये मिल रहा है सपोर्ट, तो इसके कोई सबूत मेरे पास जब मैं था जी, तो उस समय मेरे समक्ष कोई इसके सबूत नहीं थे। लेकिन ये मुमकिन है कि जब ये आंध्र प्रदेश में पल रहा था, बढ़ रहा था और हर जगह में, तो ये मैं इसे पूरी तरह से नकारता नहीं हूँ कि ये नहीं हुआ होगा। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी नहीं है कि विदेशी शक्तियों ने इसको रेगुलर वे में आगे बढ़ाया, और अगर होगा तो एजेंसियां जरूर इसके बारे में वाकिफ होंगी। सर, हमने अभी देखा हाल ही में रेड फोर्ट पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, 15 लोगों की उसमें जान चली गई। सफेद पोश आतंकी उसमें शामिल रहे, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी हमले में शामिल रहे। और नक्सली घटनाओं में भी हमने देखा कुछ नक्सली बहुत पढ़े लिखे हैं,
वो कैसे आ रहे हैं, नक्सलवाद से जुड़ गए हैं क्या? ऐसा है कि जब मैं खुद अपने विश्वविद्यालय के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में था जी और मैं बात कर रहा हूँ 1977 की, 1977 की, तो जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उस समय भी मुझे लोग बताते थे ये बात कि उससे 5-7 साल पहले जब ये विचारधारा तुरंत आई थी, जी चारू मजुमदार और लोग इसमें थे, नक्सलवाद, तो उस समय बहुत संभ्रांत घर के बच्चे, जी बहुत पढ़े लिखे बच्चे जिनकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई थी, वो भी इसके सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हुए थे। बहुत बड़ा एक तबका था जो अपने घर को छोड़कर अपने माता पिता से विद्रोह करके और किसी की बात नहीं सुन के वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन उनको बहुत वक्त नहीं लगा इस बात को समझने में और जानने में कि ये तरीका सही नहीं है और इस तरीके की बहुत लंबी जिंदगी नहीं और इसमें सफलता की कोई गुंजाइश नहीं। सर, अब हम देख रहे हैं कि नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाके, जहां पहले लोग जाने से डरते थे, प्रशासन के लोग जाने से डरते थे, आज उन इलाकों में बसें चल रही है, अस्पताल बन रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा आ रही है, पानी है, मतलब जिसको विकास बोलते हैं वो विकास पहुंच रहा है, जिसका हमेशा नक्सलियों ने विरोध करा था। तो जो नक्सलियों इलाकों को विकास को लेकर पहली प्राथमिकता सरकार की रही है, जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि 2 शब्द में आप बताएं कि नक्सलवाद के उदय का और उसकी पराकाष्ठा के क्या कारण थे, तो मैं ये कहूंगा कि गरीबी जी और शोषण। कई जगह जहां गरीबी है लेकिन शोषण नहीं है, वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह के आंदोलन नहीं दिखाई देते। गरीबी भी है और उस पर से उनका हर तरीके का मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण अगर हो रहा है, तो अगर कोई इस तरह से आके बताता है, समझाता है, तो एक बड़ा तबका है जो उसकी बात मान लेता है और समझता है कि नहीं, चलो हम हथियार उठाते हैं और हम लड़ेंगे। सरकार ने बहुत मेहनत करके अपने सरकार के विभिन्न अंगों से, अखबारों के माध्यम से, इस तरह के वार्ताओं के माध्यम से, सेमिनार, सिंपोजियम, डिबेट के तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि सरकार जनता की हितैषी है जी और जनता का जिसमें हित है, सरकार भी जानती है कि उसमें उसका हित है। इसलिए जहां-जहां नक्सल ऑपरेशंस, एंटी नक्सल ऑपरेशन सफल हुए हैं, उनमें आप देखिएगा कि तीनों का बहुत अच्छा संगम है। जो सबसे पहले पुलिस आती है, पुलिस का बहुत अच्छा रोल है। उसके बाद सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सड़क है, बिजली है, पानी की व्यवस्था है, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, जिससे एक आम आदमी की जिंदगी प्रभावित होती है, अच्छी होती है, उससे खराब होती है। ये 4-5 महकमे हैं। तो जहां-जहां पुलिस ने नक्सल का प्रभाव कम किया, जी उसी समय सरकार ने वहां पर डेवलपमेंट के प्रोसेस शुरू किए। जहां पर प्रभाव समाप्त नहीं भी हुआ था, वहां भी सरकार के जो इनसे जुड़े हुए इंजीनियर्स थे, शिक्षक थे, डॉक्टर्स थे, उनको सुरक्षा दी गई और वहां पर ये विकास की ज्योति पहुंचाई गई। तो जो ग्रामीण लोग थे उनको ये लगने लगा धीरे-धीरे कि जिस चीज के अभाव के लिए हमने बंदूक उठाए थे, जी AK-47 उठाया था, माइंस लगाए थे, लैंड माइंस, अब अगर सरकार वो उसको आसानी से मुहैया करा सकती है और अगर हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए अस्पताल है, गर्भवती औरतों के लिए अगर डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था है, तो फिर हम बंदूक क्यों उठाएं? फिर हम सरकार का और पुलिस का विरोध क्यों करें? तो दोनों, और साथ-साथ जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा इसको मानता हूं कि एक संगम बना, पुलिस की और पैरामिलिट्री जो भारत सरकार की पुलिस है उसकी कार्रवाई, स्टेट के डेवलपमेंट एजेंसीज की कार्रवाई और जो पॉलिटिकल पार्टियां उसके जो लोग थे, तीनों ने मिलकर एक रास्ते में काम करना शुरू किया तो सफलता मिली और वो लोग कमजोर हुए और अब समाप्ति के दौर में। सर, एक जो आप सरकार के लिए कह रहे हैं कि सरकार अच्छा कदम उठा रही है, लेकिन जब से हमने देखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बड़े इनिशिएटिव लिए, लेकिन जो नक्सली हम कह सकते हैं है तो देश का मुद्दा, लेकिन राज्य का बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य सरकार
2014 के से पहले इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई कि नक्सलियों को कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा पाए। जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उस समय की जो राज्य सरकारें थी और आज की जो सरकारें हैं, उनके कामों को आप तुलना करते हैं तो कैसे देखते हैं? मैंने ईमानदारी से इस चीज को मैंने देखा, क्योंकि उस समय मैं भारत सरकार में ही पोस्टेड था। इस सरकार के बारे में ये कह सकता हूं कि जो मैंने शुरुआत दौर में ये कहा था कि क्या रणनीति बननी चाहिए, उसके बारे में एकदम साफ गोई से कहना, नंबर 1, और नंबर 2 की संकल्प का दृढ़ होना। ये दोनों चीजें तो हैं, लेकिन पहले भी सरकारों ने अपनी तरफ से मेहनत किया है। और क्योंकि ये देखिए, नक्सलवाद के बारे में आप एक चीज समझ लीजिए, ये किसी पार्टी की दोस्त नहीं है जी। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है जी, उसके खिलाफ है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके खिलाफ है, जो संविधान भारत का है उसके खिलाफ है, जो न्यायपालिका की व्यवस्था है उसके खिलाफ है। तो ये सबके खिलाफ है। इनका कहना है कि ये सब हटेंगे और एक नई व्यवस्था आएगी। सर, और भी जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं आज के टाइम पर, बहुत सारे नक्सली इस आज असमंजस पर है। मांडवी हिडम्मा मारा गया तो सरेंडर करें या अपनी कार्रवाई सुरक्षा कर्मियों से दोबारा बदला लें। बड़ी तादाद में अभी नक्सली नहीं मारे गए हैं और बहुत सारे सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरेंडर तो वो करेंगे ही। आप तभी तक लड़ाई लड़ते हैं जब तक आपको लगता है कि आपके सपने साकार हो सकते हैं जी। जिस दिन इस बात का एहसास हो गया कि वो जो आपके सपने वो सपने ही रह जाएंगे, जो आप सोच रहे हैं वो मृग मरीचिका की तरह रह जाएगी, वो कभी पूरी नहीं होने वाली है। और दूसरी तरफ देखेंगे सरकार खुले बाहों से आपका स्वागत कर रही है। आपको आपके जो स्किल्स हैं, आपको अगर जो आप में एक हुनर है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। उसके लिए आप आर्थिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र हो, उसके लिए सरकार की तरफ से विशेष पैकेजेस होंगे। आपको जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी, आपको न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर इस तरह से ये देखते हैं कि सरकार सरेंडर करने वालों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उसके पुनर्निर्वास जो रिहैबिलिटेशन कहते हैं जिसको, उसके लिए सरकार ईमानदारी से और सार्थक तरीके से प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ आपका सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, तो आप इधर आएंगे। सर, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि आतंकी संगठनों को सरकार ने बैन करा, पीएफआई जैसे संगठन हो गए, लेकिन आज अलग अलग नामों से संगठन फिर से सक्रिय होते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि नक्सलवाद को हम कह रहे हैं बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी और रूप में हम इसको आगे देख सकते हैं? ऐसा ना हो, सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए कि इस पे पूरा कंट्रोल हो पाए? देखिए, नाम तो बदलते रहते हैं, वो नक्सलियों के भी नाम बदलते रहते हैं, मिलिटेंसी के भी नाम बदलते रहते हैं, आतंकियों के भी नाम बदलते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी उसके भी नाम बदलते रहते हैं। नाम बदलने से समस्या का स्वरूप नहीं बदलता है जी। लड़ाई के तौर तरीके नहीं बदलते हैं, जो उनका सपोर्ट है वो खत्म नहीं होता है। तो नाम हमें बहुत कुछ ज्यादा रखा हुआ नहीं है, वो न्यायालय के लिए है कि ये चीजों के लिए। मैं मानता हूं कि हमें ठोस चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और ठोस चीज है कि जो ये नक्सल की जो समस्या है वो चाहे जिस नाम से सामने आए। मुझे यह ऐसा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा ही था आपको कि जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं जी, उनको ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि जिन तत्वों ने और जिन कारणों ने जी नक्सलवाद की जमीन तैयार की जी, वो कभी भी दोबारा ना आए। जैसे जैसा मैंने कहा कि एक गरीबी है जी, बेरोजगार है, लाचारी है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नक्सलवाद या नक्सलवाद जैसे चीजों के लिए जमीन तैयार करती है। आप वो होने ही मत दीजिए जी। जब आप नहीं होने देंगे
तो आप देखिएगा कि लोगों का प्रजातंत्र में, लोगों का संविधान में, लोगों का देश के कानून में विश्वास बढ़ेगा। सर अभी हाल ही में हमने देखा बड़ी संख्या में नक्सली लोगों ने सरेंडर करा। काफी लोगों को सरकार ने सरकारी नौकरियां तक दी है और आज वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग तो सेना में काम कर रहे हैं, कुछ पुलिस में काम कर रहे हैं और उन्होंने मुख्य धारा में आकर एक नई इबादत लिखी है ताकि लोग उनसे और प्रभावित हो। ऐसे लोगों को आप जानते होंगे पर्सनली या? नहीं, मैं बहुत ऐसे लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग नक्सलवाद को छोड़कर यहाँ आते हैं, लौट के आते हैं, तो उन्हें कई जगहों से सरकार एक स्पष्ट रुख रखती है, थोड़ा उनके लिए सॉफ्ट एटीट्यूड रखती है। आखिर में आप 10 लोगों की हत्या करके आए हैं जी और आप सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको माला तो नहीं पहनाया जाएगा। आखिर में आप पर हत्या के आरोप तो है ही। तो अब उसमें फिर देखा जाता है कि लीगली इनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि वो कई बार एक ये इम्पोर्टेंट लीगल इशू बनता है। तो आप जिस चीज की चर्चा कर रही हैं कि लोग सेना में भर्ती हुए हैं या इधर, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कृत संकल्प है और उनको रोजगार के लिए, उनको व्यापार के लिए, उनको अपने एंटरप्रेन्योर को लगाने के लिए वो किया जा सकता है और सरकारें कर रही हैं। नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है। अभी मांडवी हिडम्बा मारा गया है, तो हमने देखा है जब जब नक्सलियों के बड़े कमांडर मारे गए उन्होंने बदला लेने की कोशिश करी है। क्या आप सेना को तैयार रहना चाहिए अगर कोई बड़ा हमला अगर उन पे होता है तो? देखिए, ऐसा है कि जब तक नक्सल पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जब कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती है उससे उत्साह तो बढ़ना चाहिए, उससे हौसला अफजाई होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन एक बड़े, और ये बहुत बड़ा नक्सल टारगेट था पुलिस के लिए, ऐसी बड़ी अगर सफलता 1 2 3 मिलती है तो इसका कतई ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप आराम करने लगे, क्योंकि जिस समय आप सबसे ज्यादा आश्वस्त होते हैं कि कुछ नहीं होगा, उसी समय अटैक होता है। सर एक और सवाल मैंने देखा है कि नक्सलियों पे ताबड़तोड़ अटैक करे जा रहे हैं, लगातार मारा जा रहा है, कुछ कुछ आम लोग भी उसमें मारे गए हैं। उसके बारे में नई मीडिया ने कभी ज्यादा बातें उठाई, लेकिन बोला जा रहा है कि आम लोगों को भी, जो भी हल्का सा अगर नक्सली से कनेक्ट है उसको भी सरकार ने निशाना बनाया, सुरक्षा एजेंसी उन्हें निशाना बनाया। क्या कहेंगे? ये इस बारे में मैं वाकिफ हूँ। कई बार ऐसा होता है कि गांव में बिल्कुल निर्दोष निरीह लोग हैं और उनके घर में अगर नक्सल घुस जाते हैं और कहते हैं कि खाना बनाओ, हमें खाना खिलाओ, तो वो उनके सपोर्ट के लिए खाना नहीं खिला रहा है, वो डर के मारे खाना खिला रहा है कि अगर नहीं खिलाएगा तो उसे वो मार देंगे। तो जब पुलिस कोई भी काम ऐसा करती है और इस तरह की चीज करती है तो इस चीज की एनालिसिस होती है और पुलिस को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है निर्दोष लोगों को मारने की। मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में जब ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स एक बड़ी चीज है, तो जो पुलिस के हर वर्ग के लोग हैं उनको इस चीज से संवेदनशील किया जाता है कि जो मानवाधिकार है वो एक बड़ी चीज है, उसका सम्मान होना चाहिए। और किसी भी निर्दोष को, जिसका बेचारे का कोई आगे पीछे नक्सल से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ इसलिए मार देना कि वो उसके घर कोई गया था, ये इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ। और ये हम ही नहीं, कोई भी समझदार पुलिस ऑफिसर होता है, कोई भी समझदार पुलिस ऑफिसर जानता है कि आप 10 नक्सलियों को मार दिए तो 11वां नहीं पनपेगा, लेकिन अगर आप 2 निर्दोष लोगों को मार देंगे तो आपका सारा सपोर्ट खत्म हो जाएगा उस इलाके में, आपके प्रति द्वेष हो जाएगी, आपको लोग बहुत गलत निगाहों से देखेंगे। तो ये पुलिस के इंटरेस्ट में है कि सिर्फ उन नक्सलियों को टारगेट करे जो नहीं सिर्फ मुख्य धारा में सरकार की अपील के बावजूद आ रहे हैं बल्कि हिंसा कर रहे हैं। और इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इस तरह के निर्दोष लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। सर सरकार बड़े एक्शन ले रही है, पहले की सरकारें भी लेती रही, लेकिन इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं ले पाया। एक मॉरल सपोर्ट सुरक्षा कर्मियों का नहीं था। मॉरल सपोर्ट के अलावा कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग इन काउंटर ऑपरेशंस को करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि जो ये ऑपरेशन होते हैं बहुत मुश्किल इलाकों में होते हैं, जहाँ पे
विजिबिलिटी कई बार कम होती है, घने जंगल्स होते हैं, रास्ता नहीं पता होता है, और ऐसे में किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा उसके? देखिए, आप देखेंगे कि जो रेड कॉरिडोर है, जी आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जी झारखंड, बिहार से लेकर नेपाल तक, और साइड में गढ़चिरौली और बांडपुर और ये जो इलाके हैं, ये सारे के सारे पहाड़ों के और दुर्गम स्थलों से भरे हुए हैं। जी ये ऐसे ही नहीं होगा, जहां पहाड़ नहीं है, जंगल नहीं है, वहां भी नक्सलवाद रहा है। आज जो वर्तमान में बिहार है, जी जो पहले अविभाजित बिहार में नॉर्थ बिहार जिसको कहा जाता है, वो तो कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन वहां भी था। लेकिन बाय एंड लार्ज अधिकतर जो राज्य आते हैं वो हैं जिसमें आपको पहाड़ और जंगल है, क्योंकि आप वहां पर कवर ले सकते हैं, जी आप एम्बुश कर सकते हैं। अगर कोई उसके बावजूद आए रास्ते में, तो आप वहां पर लैंड माइन लगा सकते हैं। तो ये एक जो टोपोग्राफिकल टैक्टिकल सपोर्ट जो प्रकृति देती है, जी उसके चलते ये लोग वहां पर ज्यादा कार्यरत रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि धीरे धीरे आप रास्तों को साफ करते हैं सर, ये बात आप कह रहे हो, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले बहुत बार सवाल उठाए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों के साजो सामान पे सवाल उठाए गए हैं, उनकी गाड़ियों पे सवाल उठाए गए हैं, जो वर्दी, जो लाइफ जैकेट्स पुलिस कर्मी पहनते हैं, वो उसके बारे में कहा जाता था कि बहुत घटिया क्वालिटी की होती थी, और जो इन टेरर ऑपरेशन को जो कंट्रोल करने के लिए वेपन्स थे या फिर जो गाड़ियां थी, उनकी क्वालिटी बख्तरबंद नहीं हुआ करती थी, ओपन जिप्सियां हुआ करती थी। तो क्या आप उन सब लेवल पे भी सब चीजें एडवांस? देखिए, क्या होता है कि जब कोई परेशानी की शुरुआत होती है, तो शुरुआती दौर में जो आपके पास साजो सामान उपलब्ध है, जी जो आपके पास उपलब्ध है, उससे आप लड़ते हैं। और धीरे धीरे जब ये पता लगने लगता है कि जो आपके पास उपलब्ध साजो सामान है, जी उससे इस तरह के इंडोक्ट्रिनेटेड एक्सट्रीम लेफ्ट एक्टिविस्ट से उन पर जीत नहीं हासिल की जाती है, तो फिर धीरे धीरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी तो मैंने कभी यहाँ देखा नहीं इस तरफ, वो फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं। जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, वो सब की सब कैपेसिटी बिल्डिंग की चीजें हैं। तो एंडली लैंड माइन व्हीकल होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, नाइट विजन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे चैलेंज आता है, वैसे वैसे उस समय जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सरकार उसको लेती है। सरकार कोशिश करती है कि हम नक्सलियों से 2 कदम आगे रहें। अगर आप उनसे 2 कदम पीछे रहेंगे तो लड़ाई लंबी चलेगी जी और आप जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कोशिश होती है कि 2 कदम आगे चलें। और जैसे 2000 में झारखंड अलग राज्य बना, जी उस समय जो वहां के झारखंड पुलिस के पास जो साजो सामान थे, और आज 2025 में हम बात करें, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पुलिस के जो आला पदाधिकारी थे, नेतृत्व जो था, जी उन्होंने सरकार को बताया कि इस लड़ाई में सफल होने के लिए ये चीजें चाहिए। सरकार ने अपने विवेक से वो चीजों को उपलब्ध कराया। तो ये तुरंत नहीं आती है, तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे चीजें आती हैं। सर, बहुत सारे मुद्दों पर आपसे हमने बात करी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि 30 अप्रैल 2026 से पहले पहले देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जो ये डेडलाइन दी है, हम उसके कितना पास में हैं? क्या वाकई में हम इतनी बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं कि भारत पूरा नक्सल मुक्त हो जाएगा? और क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा है कि गृह मंत्री जी के पास बहुत सारी सूचनाएं हैं जो मेरे पास नहीं है और आपके पास भी नहीं होंगी। और इसलिए अगर उन्होंने एक डेडलाइन तय किया है, तो बहुत सोच समझकर और जो जमीनी हकीकत है उसको ध्यान में रख के किया होगा। और मुझे इस बात पर विश्वास है कि उन्होंने जो सोच समझ के और सारे आकलन और एनालिसिस करने के बाद जो डेडलाइन उन्होंने दिया है, वो उसको पूरा करने के लिए जो राज्य की पुलिस है और जो भारत सरकार की पुलिस है,
वो बिल्कुल मेहनत करेगी। और जिस तरह से लोग सरेंडर कर रहे हैं, जी जितनी बड़ी तादाद में पहले 1 या 2 नक्सल मारे जाते थे, जी अब कभी 20 मारे जाते हैं, कहीं 25 मारे जाते हैं, जी कहीं 30 बिल्कुल। मारे जाते हैं। तो ये अगर सिलसिला चलता रहा तो अगले 5-6 महीने में मुझे विश्वास है कि ये समाप्त होगा। सर जैसे ही हम देखते हैं कि नक्सलियों के साथ बड़ी तादाद में महिलाओं की भूमिका भी रहती है, तो महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या सरकार को और बड़े स्तर पे कुछ करना चाहिए ताकि महिला नक्सलवाद से हटकर मुख्य धारा में आए? कुछ महिला जो अच्छा काम कर रही है, उसको थोड़ा-सा आगे देखिए, बढ़ाना जो भी पॉलिसी बनती है, वो आम आवाम के लिए बनती है। जी, अगर मुझे नक्सलियों को लाना है तो उसमें चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत हो, जी, उन दोनों को उसी तरह से समझाना चाहिए। उनको आंदोलन से अलग करने के लिए और देश की कानून व्यवस्था का सम्मान कराने के लिए और मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास से जुड़ने के लिए जो सुविधाएं, जो समझ, सुझाव पुरुषों को दिया जाएगा, वही महिलाओं को भी दिया जाएगा। सर जो पॉलिटिकल सपोर्ट जो नक्सलियों को मिलता रहा है, क्या आपको लगता है आज भी कुछ-कुछ इलाकों में लोकल लीडरशिप का उनको सपोर्ट मिलता होगा, मॉरल या कैसे भी? मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर कोई छिपके या कुछ ऐसे करके अगर सपोर्ट करता है तो सिर्फ डर के मारे करता है, अपनी जान बचाने के लिए करता है। वो नक्सल का जो पूरा ग्रुप है वो जाके कहता होगा, चाहे वो किसी पार्टी को, कि अगर तुमने जी। मेरे खिलाफ बोला तब मैं तुम्हारे परिवार का सफाया हो जाएगा, तुम्हारे पक्ष में नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा, तुम ऐसे जाते हो वैसे आओ तो मुझे मालूम है तुम्हारे आने जाने का रास्ता। तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जी। अगर वो थोड़ा सा कोई नम्र रुख अपनाते हैं तो वो खौफ के चलते और अपने को बचाने के लिए करते। उसका मैं ये नहीं मानता हूं कि वो उनसे जाके मिल गए। सर तमाम मुद्दों पर आपने बात करी, ये बड़ा पेचीदा मसला है, इस पे बहुत अधिक बातें करी नहीं जा सकती क्योंकि ओवरऑल चीज़ें सरकार कंट्रोल कर रही है। कुछ अहम बात जो रह गई हो सर आपसे मैं पूछ नहीं पाया हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आपने सब पूछ लिया। इसमें इसके अलावा और कुछ है नहीं। वाक़ई में सरकार केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है और नक्सलियों को मुख्य धारा में आना ही होगा क्योंकि इन्होंने जल, जंगल, ज़मीन की बात करके झूठे वादे करे लोगों से और कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अपनी लड़ाई लड़ने की बात कह कर इन्होंने मासूम लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और बहुत लोग को इन्होंने विकास से पीछे करा है, ग्रामीणों को निशाना बनाया है। मैं व्यक्तिगत ऐसे कम से कम 100 लोगों को जानता हूँ, उनसे मैं मिला हूँ जो नक्सली हिंसा से पीड़ित है। एक माँ, उसका 17-18 साल का बच्चा, उसको उसके माँ के सामने सरेआम काट दिया जाता है, ये कहकर कि आपका लड़का पुलिस से मिलकर हमारे बारे में सूचनाएँ देता है। ऐसे अनेक उदाहरण नक्सली हिंसा से पीड़ित लोगों को देखने को मिल जाएँगे और भारत में नक्सलवाद ज़रूर खत्म होना चाहिए, जो गृह मंत्री ने डेडलाइन दी है, वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। सर आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत आभार। आप हमारे यहाँ आए। धन्यवाद।